फिर स्वागत है। युवा तक कार्यक्रम में जो हमारे मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या क्या भर्तियों की परिस्थितियां होंगी और युवा बेरोजगारों की मांग सरकार तक क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। गुजरात कूच कब कर रहे हैं, कौन कौन से जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम है और गुजरात कूच करने का उद्देश्य क्या है। सरकार से लगातार हमारी लड़ाई जारी है और युवा बेरोजगारों की वाजिब मांगों को लेकर तमाम जो वर्तमान के मुद्दे हैं, चाहे वो बजट की घोषणाएं हैं, चाहे लंबित भर्तियां हो, चाहे नई भर्तियां हो, तमाम मुद्दों को लेकर युवा तक कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। और इस चर्चा के माध्यम से सरकार से जो सरकार के प्रतिनिधि, जो भी मुझे पता है कि हर लाइव को सरकार के ऐसे व्यक्ति को जो उनको जिम्मेदारी दे रखी है कि ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितनी मेरी सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है उसको वॉच किया जाता है और नोट बनाकर सरकार तक पहुंचाया जाता है कि उनकी गतिविधियां हैं, उनकी मांग यह है और ये क्या करने वाले, हर चीज उन तक सरकार तक पहुंचती है। अच्छी बात है कि युवा बेरोजगार की मांग युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। अब कई मुद्दे, विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि शिक्षक रीड्स के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस कब जारी होगा, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। पीटीआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा की जो फर्जी डिग्री आ रही है, यह भी महत्वपूर्ण इश्यू है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, रीट के आंसर की कब जारी होगी, राजस्थान पुलिस भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर लेकर इस लाइव में मैं चर्चा करूंगा। बहुत मुद्दे हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, इस युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सवाल यह है साथियों, जो तमाम युवा हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो तमाम यूट्यूबर इस कार्यक्रम में डालते हैं और तमाम युवा तक और उनके परिवार, जो उनके परिजन जो देखते हैं, उन तक ये कार्यक्रम जाता है। काफी लोग इस युवा तक कार्यक्रम को पसंद भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं कब युवा तक कार्यक्रम आएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सी भर्तियों की जानकारी छुपी होती है और इस युवा तक कार्यक्रम के तहत हमारी आवाज भी बुलंद होती है, सरकार तक आवाज भी जाती है और आगे की रणनीति का भी पता चलता है। साथियों, लगातार प्रयास और संघर्ष हर भर्ती के बेरोजगारों के लिए जारी है। बीकानेर में भी जाके आया हूं 1 अगस्त को 3 प्रमुख मांगों को लेकर। इसके अलावा आज डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से मैं मुलाकात करके आया हूं कई विभिन्न मांगों को लेकर और कल फिर अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि अभी 3 अगस्त को चेयरमैन हरिप्रसाद जी से भी मैंने मुलाकात की थी, चेयरमैन अधीनस्थ बोर्ड के। तमाम कई मुद्दे, मैं तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। नीचे कई कमेंट आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी, कुछ जो बीएड बीएससी जो अंतिम वर्ष में है वो कह रहे हैं कि हॉलीडे के जो अवकाश है उनको भी काउंट करवाकर जल्द से जल्द हमारी जो द्वितीय वर्ष में हमारी बीएड बीएससी जल्द पूरी हो, जिससे हम लोग भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाए। तमाम मुद्दों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ साथियों। और जो भी है एक एक मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और साथियों, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि जो सच्चा इंसान होगा वो कभी नहीं झुकेगा, सच के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। क्योंकि सच यही है कि युवा बेरोजगारों को न्याय चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए जो वाजिब मांगे हैं, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे वो पंचायत राज जेएन हो, शिक्षक भर्ती 2012 हो। तमाम जो मुद्दे हैं उसके लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि जो अभी हाल में क्या क्या होने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले राजस्थान पुलिस भर्ती कांस्टेबल का परिणाम अब कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी जारी होता है। डीआईजी से मेरी कल बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि अब 2-4-5 दिन में कभी जारी हो जाए, इसलिए मैंने कल लिखा था 10 अगस्त से पहले कभी भी, कोष्टक में कभी भी ये लिखा था। तो अब परिणाम आपका कभी भी जारी हो सकता है। राजस्थान पुलिस भर्ती कांस्टेबल का जो परिणाम के इंतजार कर रहे थे। अब टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो एग्जाम कब होगी, अब आपने देखा होगा कि 14 तारीख बताई गई है। जो अभी तक कह रहे हैं कि वो कई लोग कह रहे हैं ऑथेंटिक नहीं, आप ट्वीट नहीं कर रहे, वो अनुमानित डेट है, तो अभी 14 तारीख बताई। लेकिन आज मैं ऊर्जा विभाग में मैं गया था, जूनियर असिस्टेंट के जो परिणाम के लिए जो उनके जो टाइपिंग उसके परिणाम और दोनों भर्ती हुए। लेकिन आज सारे जो कर्मचारी अधिकारी केवल वो जो तबादला सूची में बिजी थे, उन्होंने कहा 2 दिन हमें समय दीजिए, 2 दिन के बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो अधिकारियों से आज मुलाकात नहीं हो पाई, वो तबादला सूची में व्यस्त थे। जैसे मैं मिलकर वापस आपको इसकी सूचना दूंगा ऑथेंटिक पूरी, लेकिन अभी 14 तारीख मानकर आप तैयारी करें। साथियों, शिक्षक भर्ती का जो विस्तृत सिलेबस है और 3-4 बिंदु लगातार कमेंट और ट्वीट आ रहे हैं और मैं आप लोगों को तमाम चीजों पर चर्चा तो करूंगा। लेकिन ये शिक्षक भर्ती विस्तृत सिलेबस के बारे में मैं कहने से पहले इसमें मुझे बहुत कुछ कहना है कि कब जारी होगा, अभी तक क्या हुआ और जो हम बीकानेर जाके आए उसका परिणाम क्या है। ये सब आप लोगों को मैं तथ्यात्मक बताऊंगा किस कारण से
कल सिलेबस जारी नहीं हुआ और अब सिलेबस कब जारी होगा, इस चीज का मैं जवाब दूंगा, हर व्यक्ति का जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले और चीजों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको इंतजार थोड़ा सा जब सरकार करवा रही है, मुझे भी इसलिए कराना चाहिए क्योंकि आप लोगों का आवाज लगा कि चलो बीकानेर में, जयपुर से बीकानेर पहुंच गए और वहां 5-7 लोग आप लोग पहुंचे, जबकि बीकानेर में बहुत सारे लोग होंगे वहां कोचिंग कर रहे हैं। आप लोगों को आना चाहिए था ना। वहां जो जो एक और सूची की मांग कर रहे हैं 2021 भर्ती में, वो लोग थे। विशेष शिक्षक के भी बहुत कम लोग पूछे, सबसे ज्यादा लोग थे 2021 में 256, और उन सीटों को वो सूची जारी करने के वो सबसे ज्यादा थे। लेकिन जो विस्तृत सिलेबस की जो मांग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कर रहे हो ना, आपको आना चाहिए था। जब मैं खुद यहाँ से जयपुर से निकलकर बीकानेर जा सकता हूँ, आपको आना चाहिए था। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, बुरी नहीं है। लेकिन मैं इस पे आप पे चर्चा करूंगा, क्योंकि काफी बातों के लिए चर्चा मुझे काफी चीजों को लेकर मुझे चर्चा करनी है। साथियों, सबसे बड़ा जो इश्यू है, एक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब आएगा। चेयरमैन मोदी जी से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा 15 के बाद ही आएगा। आपने मीडिया में भी देखा होगा 15 के बाद ही आएगा। लेकिन संतोषपूर्वक हमें जवाब नहीं मिला कि 15 के बाद कब आएगा। 15 अगस्त के बाद आएगा। 15 अगस्त के बाद तो 15 सितंबर भी आती है, 15 अक्टूबर भी आती है, 15 नवंबर भी, दिसंबर, ये तो बताइए, तय तो करिए। 15 अगस्त के बाद 17 को आएगा, 18 को आएगा, 20 को आएगा, आप तारीख तो बता दीजिए कब जारी होगा। कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। मीडिया में भी आपने देखा होगा, यही है कि 15 अगस्त के बाद आएगा। तो ऐसे में युवा बेरोजगारों में आक्रोश है। इसलिए हमने 8 तारीख को हम सब लोग अधीनस्थ बोर्ड सुबह 11 बजे पहुंचेंगे, अपनी मांग मजबूती से उठाएंगे कि हमें तारीख बताओ, परिणाम कब जारी करोगे। और हमारी मांग है जल्द से जल्द इसी महीने में परिणाम जारी किया जाए। आप 15 की बात करें तो बता दी 17 को, 18 को कब जारी को, लेकिन जारी की हमें तिथि बताओ। आपने कहा 15 के बाद आएगा, 15 के बाद कब आएगा ये तो बताइए। 15 के बाद आपने नहीं बताया कि कौन सा महीना कब आएगा। और हम मांग कर रहे हैं कि इसी महीने में जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए। इसलिए जो तमाम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम की जो मांग कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो 8 तारीख को सुबह 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड पहुंचे। इसके अलावा यदि परिणाम में मान लीजिए सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो 40% की बाध्यता में शिथिलता की जो मांग कर रहे हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा। यदि सीट खाली रहती है तो आप लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे, आप लोगों को शिथिलता मिले, मैं पूरा आप लोगों का साथ दूंगा। लेकिन सफलता तब मिलेगी जब आप एक्टिव होकर सहयोग करोगे। तो पहले परिणाम जारी हो, हम पहले मांग नहीं कर सकते कि साहब शिथिलता दीजिए। कैसे, आपको क्या पता कि सीटें खाली रहेंगी कि नहीं रहेंगी। रिजल्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद ही अपनी मांग करना उचित होगा। इसलिए अभी 40% की बाध्यता में शिथिलता की मांग हम नहीं करें। हमारी पहली प्राथमिकता परिणाम जारी करें। यदि सीटें खाली रहती उस समय यह मांग करेंगे। तो सभी साथी सुनिए कि 8 तारीख को 11 बजे आप लोगों को पहुंचना है। साथियों, रेडियो पर लैब टेक्नीशियन जो भर्ती का जो मामला चल रहा है कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, लोग इंतजार कर रहे हैं। कई बार अधिकारियों से मिले, सबको नहीं, लेकिन कल 11:15 बजे मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से हमें समय मिला है। इनके प्रतिनिधि मंडल को मैंने बता दिया हम कल जा रहे हैं। एक बार फिर हमें बुलाया गया, समय मिला है। अब आशा करो कि जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिले। और 21 अगस्त को हम गुजरात कूच कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, लाइव में एक बार फिर कह रहा हूँ कि शायद रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को 21 अगस्त को हमारे साथ गुजरात कूच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती का अभ्यर्थियों को पहले ही खुशखबरी मिल जाएगी। कल हमें बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं जल्द ही आपको रात भर खबर मिलेगी। इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। मुझे पता है हर संघर्ष में आप साथ थे, जेल गए वहां साथ थे, लाठियां खाई वहां साथ थे। तो इसका परिणाम अब मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इंतजार करते करते आप लोग थक चुके हैं। लेकिन हम भी संघर्ष करते करते नहीं थके, संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए और आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाए और पूरी नहीं हो जाए, जब तक मैं आपके साथ हूँ। कल एक बार 11:15 बजे हम अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं। जल्दी आपको रात भर खबर मिले, जो भी सूचना होगी आपको ट्वीट करके या फेसबुक पर डालकर बता दिया जाएगा। साथियों, पीटीआई भर्ती के भी काफी अभ्यर्थी हैं। जो पहले 2018 में 22,000 आवेदन आए, 22 में भी 4,000 लोग लगे, कुछ लोग अपेयरिंग में थे। अब कहा जा रहा है कि जो 4 साल के जो यहाँ राजस्थान में कोर्स है, करीब 3,000 लोग ही राजस्थान से पास होते हैं। तो लगभग 20-22 हजार लोग अभी तक जो आंकड़ों के अनुसार होते हैं, लेकिन अब हो गए 54 से 55,000। यानी कि अचानक इतने डिग्रियां कहाँ से आई, ये जांच का विषय है। सख्ताई से जो बाहर से डिग्रियां लाई गई उनकी जांच हो, ये मांग भी अधीनस्थ बोर्ड हम चेयरमैन साहब से मिलकर मजबूती से रखेंगे। 8 तारीख को ही रखेंगे। आप सब भी पूछिए, 8 तारीख को मजबूती से मांग रखेंगे कि पीटीए की जो फर्जीवाड़े की जांच की जाए, क्योंकि फर्जी व्यक्ति योग्य अभ्यर्थियों को भविष्य पे डाका नहीं डाले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। ये मांग भी, क्योंकि फर्जी व्यक्ति को बाहर करना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। मजबूती से आपकी आवाज उठाई जाएगी और उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारा संघर्ष कामयाब होगा। पहले भी संघर्ष किया 460 से,
5546 आपकी पोस्ट आई। ये आपके और हमारे संघर्ष का परिणाम है, तो ये परिणाम भी आएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के इंतजार कर जो अभ्यर्थी उनको भी परिणाम मिला, संविदा से स्थायी भर्ती। तो संघर्ष लगातार करते रहिए, परिणाम एक दिन जरूर मिलता है। सच्चे दिल से और ईमानदारी से किया गया संघर्ष हमेशा कामयाब होता है। मैं चर्चा करूंगा, मैं सब पे चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा सब पे कर रहा हूँ। मैं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती विकास मीणा जो है इसमें एक्टिव है, कृष्ण कुमार है, वो तमाम साथियों से कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर आप संपर्क कर लेना। और हमने रणनीति बनाई है, ये कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल रखा है। और अभी भी जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी नहीं जागे, तो ये जानबूझकर नियमों में संशोधन की फाइल पिछले कई महीने से घूम रही है। और उन्होंने हमें कहा था फरवरी मार्च तक विज्ञप्ति आ जाएगी, अप्रैल भी निकल गई, मई भी निकल गई, जून भी निकल गई, जुलाई भी निकल गई, अगस्त निकल रही है, और अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग इसमें रणनीति बना रहे हैं, और ये जो गुजरात कूच में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, ये भी अहम मांग होगी। ये प्राथमिकता के साथ ये मांग रखी जाएगी, इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है। ये लोग इनसे संपर्क करिए, विकास मीणा जी से और कृष्ण कुमार जी से। रणनीति हम बना चुके, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी विज्ञप्ति आज नहीं तो कल जारी करनी होगी, हमारा संघर्ष कामयाब होगा, नियम संशोधन भी होगा और विज्ञप्ति भी जारी होगी। लेकिन अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में, इसके लिए थोड़ा सा हमें तपना होगा और संघर्ष करना होगा। आपका भाई उपेन्द्र यादव आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा और परिणाम भी देगा। इसके अलावा साथियों, जो पंचायत राज जेईन भर्ती की जो बात कर रहे हैं, पंचायत राज जेईन के लिए 544 की जो वित्त विभाग में गई थी, इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। 2100 प्लस 544 भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। और अभी कार्यालय में मीटिंग हुई थी, तमाम, चाहे वो सीताराम हो, चाहे पप्पू लाल हो, चाहे सरदार सिंह हो, चाहे अनिल हो, तमाम इस भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, इन जिनका मैं नाम लिया इनसे संपर्क करिए। हमने एक प्लानिंग और रणनीति बनाई है, वो रणनीति कामयाब होगी तो आपके जो पदों पर घोषणा सरकार ने की, उसमें सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी। हर जगह हम मजबूत है। हमारे पास आरटीआई है जिसमें 2 करोड़ 19 लाख रुपए लिए। हमारे पास इनकी घोषणा जो उन्होंने विधानसभा में मंत्री जी ने की 15 मार्च को अनुदान की मांगो, वो हमारे पास हर एविडेंस हमारे पास है। और समझौता, चाहे लखनऊ समझौता हो, चाहे लिखित समझौता हो, हर जगह सरकार से समझौता हुआ, तो हम मजबूत है। लेकिन कमजोर इस जगह है कि आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हो, 15-20 से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हो। अपने भविष्य के लिए मैं एक बार पुनः आपसे अपील करूंगा, एक बार मजबूती से आप आइए और देखना इस मजबूती का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये लड़ाई अब अंतिम चरणों में चल रही है, और यदि आप लोग नहीं उठ पाओगे, आप लोग जुड़ नहीं पाओगे, तो लीडरशिप करने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग पूरी मदद करोगे, पूरा सहयोग करोगे। मदद किसकी मांग रहा हूं मैं मदद केवल आप लोगों की आने की मदद मांग रहा हूं। आप जब जब धरने प्रदर्शन में आए, खाने की व्यवस्था करनी हो, टेंट की व्यवस्था करनी हो, या कहीं किसी चीज की व्यवस्था करनी हो, कभी भी आपसे एक पैसे के सहयोग के लिए नहीं कहा। कहीं से मुझे पता है कैसे सहयोग हुआ है, कैसे टेंट की, कैसे खाने की व्यवस्था करवाई है। जहां मान लीजिए थाने में भी चले गए तो डॉक्यूमेंट्स की, वकील की, किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ा। हर जगह आपको सुविधा उपलब्ध करवाएगी। लेकिन कम से कम आप लोग मजबूत होकर आइए। आप लोग मजबूत होकर आओगे, आप कहोगे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं, और कह रहा हूं भर्ती ला कर दूंगा, लेकिन साथ आपका चाहिए। इसलिए एकजुट हो जाओ। मिशन गुजरात 21 अगस्त पे ध्यान दो, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, एक दिन अपने भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ, एक दिन। और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए 21 अगस्त का ध्यान रखें, मजबूत हो जाए, मिलिए, रणनीति बनाइए और प्लानिंग करिए और अपने भविष्य को बचाइए। अन्यथा फिर यदि आप एकजुट नहीं हो पाए, और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि लास्ट बार आप लोगों के लिए मैं भी प्रयास करूंगा। और इस बार आप लोग एकजुट नहीं हो पाए और साथ नहीं है, तो फिर मुझे मत कहना उपेन्द्र यादव ने साथ नहीं दिया। जब आप लोग ही इकट्ठे नहीं हो पाओगे, आप लोग ही साथ नहीं दोगे, तो उपेन्द्र यादव क्या करेगा? ट्विटर खेलने पे या ट्वीट करने से ये भर्ती नहीं आती, धरातल पे लड़ना पड़ता है। इसलिए आपको हर सुविधा मिल रही है, तो कम से कम लास्ट बार आपसे मैं अपील कर रहा हूँ। और इस बार भी आप एकजुट नहीं हो पाए तो फिर मुझे दोष मत देना, मैं भी इस भर्ती को भूल जाऊंगा। क्योंकि मैं आपके जो कई लोग आते हैं, 15-20 लोग आते हैं, उनका मैं पीड़ा समझता हूं, उनका जब मैं चेहरा देखता हूं तो मैं सब कुछ भूलकर फिर भी मैं मजबूती से आवाज उठा रहा हूं। लेकिन मैदान में लड़ने के लिए हमें मजबूती से साथ चाहिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग 21 अगस्त के मिशन की तरफ ध्यान दें, और जो कार्यक्रम जारी किया है हर जिलों में सब लोगों से मुलाकात करूंगा, आपके साथी कहें वो भी मिले। तो इसलिए आप लोग एक बार इस अपील को गौर से सुने, जाने, चिंतन करें कि एक दिन आपका भविष्य बना सकता है। तो इसलिए एकजुट हो जाओ साथियों। जो 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी भर्तियों में, आज मैं डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से मैं मुलाकात करके आया हूं।
कि जो जिनमें एग्जाम नहीं हो, फॉर्म भर चुके हैं, क्या वो रीओपन होंगे, या फिर आने वाली भर्ती परीक्षाओं में 2 वर्ष की छूट का लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा? क्या जो भर्ती प्रक्रिया जो जिनके एग्जाम होनी, क्या उनके एग्जाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? परीक्षा फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे? सारी चीजों का जो सवाल आपके मन में चल रहा है कि मेरी पीटीआई भर्ती होगी कि नहीं होगी 25 सितंबर को, फर्स्ट ग्रेड होगी कि नहीं होगी, सेकंड ग्रेड होगी कि नहीं होगी, और सबके दिमाग में ये सवाल वास्तव वाजिब भी है। मैं डीओपी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा इस पे सरकार को निर्णय लेना है, जल्दी ही इस महीने में हम निर्णय ले लेंगे। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि करना क्या है, यानी कि अभी तक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन रूल्स अमेंडमेंट भी होंगे, कैबिनेट में भी जाएगा ये रूल्स जो छूट वाला, और उसकी अधिसूचना भी जारी होगी, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उन्होंने कहा जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये 2 साल की छूट वाला कहां से, यानी कि जो जिनके एग्जाम नहीं हुई, विज्ञप्ति जारी के आवेदन होंगे, उनको भी छूट दी जाएगी, या फिर आने वाली भर्ती परीक्षा में दी जाएगी, इस पे निर्णय होना बाकी है। अभी संशय बना हुआ, मैंने ये कहा कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय किया जाए। अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है, कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जल्दी इस पे फैसला हो जाएगा, लेकिन यह स्थिति स्पष्ट उन्होंने नहीं की। लेकिन इस रूल्स अमेंडमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, और इसकी अधिसूचना जारी होने में जो लगभग आसपास की परीक्षाएं हैं अगस्त सितंबर में, वो एग्जाम हो सकती है, संभावना है वो एग्जाम हो सकती है, क्योंकि रूल्स में समय लगेगा। लेकिन और जैसे सीईटी की विज्ञप्ति जारी होनी थी, सीईटी की विज्ञप्ति इसलिए जारी नहीं हुई, उसमें जो योग्यता से संबंधित एक नियम संशोधन हो रहा है, योग्यता संबंधी नियम संशोधन और अधिसूचना जारी होगी, और ये 2 साल बाद, ये 2 वजह से भर्ती की विज्ञप्ति इस वीक में जारी होने वाली थी, इस कारण से रोक दी गई, उसमें भी समय लगेगा। हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सीईटी से सारी भर्तियों को बाहर कर दो, चाहे एलडीसी भर्ती हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो। सीईटी की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया लेट हो, हम तो लगातार मांग कर, अभी मांग करें बाहर कर दीजिए, इसकी वजह से आपको नियम संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भर्ती और लेट होगी। पूरा प्रयास करें, लेकिन ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो तब ना। हमने सीएमओ में मैंने 4 बार टाइम लिखवाया कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा दिए, धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिलकर मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा दीजिए। कल मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलना, उनसे मैं निवेदन करूंगा। अब कोशिश करें, मैंने 2 बार ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो तो मैं आपकी पीड़ा बता पाऊं कि इस वजह से भर्तियां लेट होंगी और ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही, ना मंत्री सुन रहे, ना अधिकारी सुन रहे। इसीलिए तो हम गुजरात कूच कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते। यहाँ केवल राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के पास खुली छूट है कि जब वो प्रदर्शन करेंगे तो 144 धारा हट जाएगी, और जो प्रदर्शन समाप्त तो 144 लग जाएगी। कांग्रेस का कल प्रदर्शन है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, लेकिन वहां 144 धारा नहीं होगी, पुलिस प्रशासन पूरी हेल्प करेगा, और हम लोग जब आते हैं तो मुकदमे दर्ज लाठीचार्ज करते हैं। लेकिन अब हम भी नहीं रुकने वाले, सच के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, न लाठी से डरेंगे, ना मुकदमे से डरेंगे, या तो आप जानते ही हो, लड़ते किसी के बाप से नहीं है, लड़ते सच के लिए और लड़ेंगे, चाहे गोली चलाओ चाहे लाठी चलाओ, कि सच के लिए लड़ रहे हैं। मैं मेरे बेरोजगार को रोते हुए नहीं देख सकता, न उनको दुखी देख सकता। मैं जब तक जिंदा हूं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। अब सवाल कई लोग उठाते हैं, मैं सोशल मीडिया पे कई बार देखता हूं, मैंने अभी ट्विटर पर मैंने प्रोफाइल फिक्स बदली, मैंने प्रोफाइल फिक्स रखी भगत सिंह की। क्यों लगाई मैंने भगत सिंह की फोटो? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ये आप पार्टी में जाने का क्लू दे रहे हैं, एक वो दे रहे हैं कि आप पार्टी में जा सकते हैं, आप पार्टी का, क्या आप पार्टी का है क्या भगत सिंह, या किसी और पार्टी का है क्या भगत सिंह? भगत सिंह हम सबका है, हम उन पे गर्व करते हैं। वो लोग जो हमारी आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले थे। हर पार्टी के लोग अपने अपने नेता पकड़ लिए कि ये मेरा ये मेरा। क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया किसी? भगत सिंह जितनी यातनाएं सहन करके अपने देश को आजाद कराने में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं देख रहा था कांग्रेस के तमाम नेता जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगा रहे थे, कई लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या भगत सिंह को याद करना गुनाह है क्या? मैंने कि मेरे कार्यालय में भी, जब कार्यालय खोला तब भी मेरे कार्यालय में भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, और भगत सिंह की फोटो मैंने लगाई कि वास्तव में उसका बड़ा योगदान था, इसलिए लगाई। और इसलिए भी लगाई कि गुजरात में हम लोग भगत सिंह बन के जा रहे हैं, हमें हमारी मांगे दबाई जा रही है, सुनी नहीं जा रही। हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मंत्रियों से मुलाकात होती है, वो नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुने, हम परेशान और दुखी होकर भगत सिंह बनकर हम गुजरात जा रहे हैं, भगत सिंह बनकर। इसलिए मैंने भगत सिंह की वो फोटो लगाई। और दूसरी बात,
जो छोटी हरकतों पर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के हो, चाहे कांग्रेस के और चाहे वो सेवादल कांग्रेस के, मैंने एक ट्विटर पर उसको कोट करके आपको मैंने बताया था कि कैसी हरकतें कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनके आकाओं के द्वारा कि उपेंद्र यादव को बदनाम करिए। अरे यार, जितना दम हो बदनाम कर लीजिए। कृपया, जिसने ट्वीट करके मैंने कोट करके लिखा था, एक बार आप कमेंट तो पढ़िए, बेरोजगारों ने कितनी शानदार आपको जवाब दिया है। यदि आपने उसको पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्विटर पे रह पाओगे। शर्म आनी चाहिए जब आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे और आप अनर्गल बातें कर रहे हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पता है इस संगठन में आने के बाद किन किन समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ता है। मेरी युवा साथियों, आपको मैं बता रहा हूं, कभी कहते ये बीजेपी का है, कभी कहते ये तो कांग्रेस ही है, भगत सिंह की फोटो लगा लिया आपका है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि ये बंदा लाठी खाता है, ये बंदा बीकानेर जाता है, ये बंदा लखनऊ जाता है, ये बंदा दिल्ली जाता है, जेल जाता है, अनशन करता है और सीधा टकराता है और पेपर माफियों और बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लेता है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। मेरी पार्टी मेरी युवा है, मरता हूं आप लोगों के लिए। जिस दिन मैंने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ छोड़ दिया ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि कोई इंसान जो आपके लिए कहां से बजट का मैनेज करके, मैं आज वो मैनेज कहां से करता हूं मैं बता सकता हूं, लेकिन अधिकतर मेरे साथ वो कर्मचारी जुड़े हैं, ये सरकार उनके पीछे लग जाएगी आप आर्थिक सहयोग क्यों करें, क्योंकि मेरे मित्र है, मेरी टीम है, मैं जानता हूं कैसे मैं मैनेज करके सारा कुछ कर रहा हूं। क्योंकि युवा बेरोजगार कितना परेशान और दुखी है, मैं उनसे एक पैसा किसी नहीं लेता, लेकिन मैनेज करने की कला है, क्योंकि 11 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूं, तो मुझे पता है संगठन में कैसे चला रहा हूं। लाठियां खाता हूं, जेल जाता हूं, सड़कों पर। आप जो मेरे आंदोलन में आते हैं युवाओं को पता है, सब पहले उनको खाना खिलाता हूं, बाद में कुछ खाना खाता हूं, पहले उनको सुलाता हूं, फिर मैं सोता हूं। सड़क के बीच में गर्मी में बैठा रहता हूं, सर्दी में उनके बीच में बैठा रहता हूं, नीचे जमीन पे सोता हूं। लाठियां खाने की बात आती है, सबसे पहले लाठी खाता हूं, जेल जाने की बात आती है, सबसे पहले जेल जाता हूं। क्या राजस्थान में कोई ऐसा नेता है जो आपके लिए सड़क पे बैठे? कोई आपके लिए भूखा रहे? कोई आपके लिए लखनऊ दिल्ली जाए? क्योंकि इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मुझे वो ट्वीट उस कांग्रेस के नेता का देखा, इतना गुस्सा आया, मैंने कहा, मैं अभी कह रहा हूं, और कांग्रेस के उस नेता को नहीं, तमाम मैं जो मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मेरा कार्यालय है रिद्धि सिद्धि से आगे गंगाराम नगर प्रेम नगर विस्तार में है, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं कि मैंने किसी पार्टी की दलाली की हो कभी, और किसी युवा बेरोजगार से भर्ती के नाम पे एक पैसा लिया हो तो साबित करो, वो करने के लिए तैयार हो। सीना ठोक के कह रहा हूं ईमानदार, जब क्योंकि मैं जेल से बाहर आया हूं ना, कोशिश की गई, सब जगह तफ्तीश की गई, सारी जगह पूछा गया, मेरे लोगों को भड़काया गया, बयान दीजिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज जिंदा हूं, ईमानदारी से लड़ रहा हूं, ईमानदारी। सरकारों से वही लड़ सकता, वही टकरा सकता जो ईमानदार और सही हो। लेकिन अब जो ओछी हरकतें शुरू कर दी बदनाम करने, मुझे यह भी पता है साथियों, मुझे यह पता है, कई लोग कहते हैं, मैं भर्तियों से हटकर इसलिए बात मुझे याद आ गई तो मैं इन चीज पे बात करने लगा, मैं और मुद्दों पे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों। लोग कहते 2023 में ये चुनाव लड़ेगा। जब बीजेपी कार्यकाल था, जब मैं संघर्ष कर रहा था, तो कहते कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, तो कांग्रेस ही है, क्योंकि उस समय बीजेपी सरकार थी, मैं उस समय भी लाठियां खा रहा था, उस समय भी जेल जा रहा था, उस समय भी मैं इसी तेवर में, इसी आक्रोश में, इसी तरह से सड़कों पर लड़ रहा था। ज्यादा जानकारी की कहने की जरूरत नहीं, मेरी फेसबुक और मेरे यूट्यूब पर और मेरे ट्विटर तो 2019 में ज्वाइन किया, लेकिन आप मेरी फेसबुक पर जाके देखिए या आप गूगल पे जाके उपेंद्र यादव सर्च किए, पता लग जाएगा कि इस कांग्रेस सरकार में जितना मैंने जो संघर्ष किया, उससे कई गुना संघर्ष मैंने पिछले 5 साल उस सरकार में किया था। आज भी संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन कभी झुका और दबा नहीं। अब कह रहे अगली बार, अरे यार मैं एक चीज आपको बता दूं, जागृति स्कूल का नाम आया, मैं वहां प्रदर्शन करने गया, झोटवाड़ा निवारी रोड पे जागृति विद्या मंदिर स्कूल में मैं प्रदर्शन करने गया। वहां मेरे किसी एक मीडिया पत्रकार था झोटवाड़ा उधर रहने, उनका फोन आया कि राजेंद्र शर्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं, यानी कि स्कूल के मालिक, यानी कि धीरज शर्मा के पिता धीरज शर्मा जेल के अंदर है, और राजेंद्र शर्मा जी जो मंजू शर्मा जी विप्र बोर्ड के उपाध्यक्ष है, उसके पति हैं, वो स्कूल उनकी है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वहां सीएचओ का पेपर लीक होने का मुकदमा दर्ज हुआ,
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक में धीरज शर्मा जो संचालक बताया जा रहा है, पुलिस की रिपोर्ट में, मैं नहीं कह रहा, पुलिस के प्रेस नोट में है कि वो संचालक बताया जा रहा है उस स्कूल का, वो जेल के अंदर है। यानी कि 2 भर्ती परीक्षाओं का मामला जागृति स्कूल से आया, उसकी मान्यता रद्द नहीं की गई क्योंकि वो कांग्रेस की बड़ी नेता जो विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष है, 3 बार कांग्रेस की पार्षद रही और एमएलए का टिकट मांग रही थी, वो कांग्रेस की वो नेता थी, इसलिए उसकी मान्यता रद्द नहीं हुई, संपत्ति जब्त नहीं हुई, और भी लोगों का पर्दाफाश नहीं हुआ। दिवाकर पब्लिक स्कूल के बाहर मैंने प्रदर्शन किया, उसके 2-3 दिन बाद ही उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। तो फिर जागृति विद्या मंदिर की मान्यता रद्द क्यों नहीं की जा रही? पुलिस प्रशासन खुद मान चुका है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन वहां से भी कोशिश की जा रही है। वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हैं कि उपेंद्र यादव को कैसे रास्ते से हटाया जाए। मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगा, कौन राजेंद्र शर्मा, क्यों मिलूंगा, मुझे मान्यता रद्द चाहिए, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना चाहिए। तुम क्या समझ रहे हो मिलकर उपेंद्र यादव को खरीद लोगे? उपेंद्र यादव बिकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की क्या पूरे संसार की कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो उपेंद्र यादव खरीद पाएगी। मुझे केवल एक ही चीज पे सरकार समझौता चाहिए कि उसकी मान्यता रद्द हो, संपत्ति जब्त हो। जिन्होंने कितने बेरोजगारों का भविष्य खराब किया, 2 भर्तियों को नाम आए, कितनी भर्तियों ने पेपर लीक किया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की कथनी और करनी मंत्र होना चाहिए। मैं कल शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन देने जा रहा हूं। लोग सोच रहे हैं मेरी सीएचओ, मेरी रेडियोग्राफर, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरी पर्सनल दुश्मनी है क्या जागृति स्कूल से? बताइए आप। मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। और जो सवाल उठा रहे कि 2023 में चुनाव की, मैंने एक जागृति स्कूल का उदाहरण दिया, मैंने कई मंत्रियों पर उस समय आरोप लगाए थे और सीबीआई जांच करवा लो, पेपर माफिया, मैंने पहले बताया कि कई बार मेरे रेकी की जाती है। मुझे नहीं लगता, मैं आज कह रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग, क्योंकि बड़ा षड्यंत्र बन चुका है, क्योंकि मैं पोल खोलते नजर आ रहा हूं, ना बिक रहा हूं ना झुक रहा हूं, खरीदने की कोशिश किया, बिक नहीं रहा, जेल में डाल रहा, बाहर आके फील्ड लड़ रहा हूं, तो इनके पास लास्ट चारा होगा इस दुनिया से हटाने का। मुझे जो लोग 23 के सपने दिखा रहे ना, मुझे नहीं पता कि मैं 2023 देख पाऊंगा, लेकिन ये जरूर जब तक जिंदा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है खतरा है, कभी भी कोई आके को भी टपका के चला जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं उपेंद्र यादव यूं दहाड़ता रहेगा, सच के लिए लड़ता रहेगा। और जिस दिन मेरी मौत होगी ना, मैं कह रहा हूं हंसते हंसते जाऊंगा इस दुनिया से, डरता किसी से नहीं, क्योंकि सच के लिए लड़ रहा हूं। षड्यंत्र मुझे पता होंगे, षड्यंत्र कि यार गुजरात जा रहा, गुजरात से पहले मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए क्योंकि आज तक, मैं फिर कह रहा हूं, आज तक एक भी कोई भी मेरे ऊपर लांछन होता या कोई भी चीज होती, आज तक मैं जेल से बाहर नहीं आता, आज तक मुझे किसी भी मामले में फंसा देते। लेकिन आज के बाद यार पता नहीं कितने षड्यंत्र बन जाते, कोई नया षड्यंत्र करके मुझे फंसा दे तो वो तो भगवान जाने, लेकिन आज तक मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, दम हो तो डाल दीजिए जेल में, क्योंकि सच के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार उस समय मामला गर्म हो, उसको ठंडा कर दिया, लेकिन मुझे जो इनपुट मिलते, कई बार मैं देखता हूँ यार ये लोग क्यों घूम रहे मकान के, जब वो देखते मुझे घूर के देखते, कई बार मैं देखता हूँ तो मुझे शंका होती है कि कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग, कोई रणनीति है। रणनीति, मान लीजिए मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें कुछ हथियार डाल गए, कुछ नशीले चीजें डाल गई, या किसी चीज को कुछ भी करके कैसे फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जान हथेली पे लेके चलता हूँ। मैं मेरे युवा बेरोजगारों के लिए लड़ रहा हूँ। जब सरकारों से सीधे टकरा रहा हूँ तो सच के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। मेरी किसी कांग्रेस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, किसी से दुश्मनी नहीं है। केवल मैं इसलिए झुक नहीं आ रहा कि आपने जो कहा वो करिए। आपने 1 लाख भर्तियां बजट में घोषणा की, लेकिन उनका वर्गीकरण तो करिए कि कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से पदों पे, कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, कब विज्ञप्ति जारी होगी और कब तक ज्वाइनिंग होगी, उनका वर्गीकरण करिए। मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मीटिंग करिए, बताइए वो 1 लाख भर्तियां कौन सी है, लोगों को पता चले वो तैयारी किसकी करे। जो लंबित भर्तियां वो नहीं हो पा रही, नई भर्तियां, तो इसलिए लड़ाई चलिए, जो लखनऊ समझौता हो, मंत्रियों का समझौता, तमाम मांगे पूरी हो। और मांगों के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरी कोई पर्सनल मांग नहीं यार। यदि कोई मंत्री, एमएलए या कह दे कि उपेंद्र यादव ने कोई पर्सनल किसी का तबादला करवाया है कुछ, मैं तो कभी तबादले के लिए नहीं जाता। कई लोग मेरे मित्र आते हैं, यार आप मंत्री से सीधे मिलते, मेरा तबादला करा, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया मैं तबादला करा लूंगा तो बड़ा एहसान हो जाएगा, मुझे फिर झुकना पड़ेगा, मैं झुक नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे युवा बेरोजगारों को, सपनों को मुझे बचाना है। मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ। कई लोग मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, नहीं तो मैं जा सकता हूँ, जानकारी में मिलता हूँ, मंत्री साहब 2 तबादले करते, नहीं करेंगे क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि मैं स्वाभिमानी जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई एक छोटा सा भी आरोप न लगाए, मैं मेरे बेरोजगार के लिए जी रहा हूँ। मुझे पता है ये चीजें आपको लग रहा है कि मेरी भर्ती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, आप ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों बोल रहे हो,
क्योंकि कई बार जो आदमी मेहनत करता भागता है तो वो उसके दिल से आवाज निकलती है। वो जो विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की मांग थी। रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती उसका विस्तृत सिलेबस, और जो रीट 2018-21 में जो पद खाली थे, कई लोग कह रहे कि पद खाली है, 256 पद खाली है, ये पद खाली है, सूची जारी नहीं हो रहे, कार्यालय लोग चक्कर काट रहे थे। अब मैं शिक्षक भर्ती के विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मंत्री जी से मैं मिला। अब एक चीज और बता रहा हूं, जो कई लोग विस्तृत सिलेबस के लिए बात कर रहे हैं ना कि अभी तक क्यों जारी नहीं हो, अब आ रहा था, अब आ रहा था, अब आ रहा था, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, सवाल इस पे उठा रहे। आप सोचिए, उपेंद्र यादव के अलावा कोई गया? किसी ने भाग दौड़ की, किसी ने फोटो खिंचवा के डाल दी, ट्वीट कर दिया, उसको आपने मान लिया? पता है, पहले हम लड़ाई लड़े कि कठिनाई स्तर कम हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट में इतना कोई दिक्कत नहीं। लेवल फर्स्ट में 12वीं तक का है, वो तो 12वीं करके आप बीए करके आप बीएसटी से डीएलएड कर रहे हो तो आप साइन कर सकते, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल का था, फर्स्ट के सेकंड के लेवल का उनका कठिनाई स्तर था, तो उनका कठिनाई स्तर कम करवाया कि नहीं करवाया? आपका सबसे ज्यादा जीके जुड़वाया कि नहीं जुड़वाया आपके सिलेबस में? और अब आपका विस्तृत सिलेबस के लिए पता है, मुझे मंत्री जी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिले। जब मंत्री जी से मिलने के बाद एसीएस शिक्षा विभाग से मुलाकात की, नहीं, मेरे पास लेटर नहीं आया। मैं उन्हीं एसीएस के सामने मैंने कहा ठीक है, कल आपके पास लेटर आएगा। फिर दोबारा गया और मैंने कहा मंत्री जी को कि मंत्री जी आप लिखिए इस पे, क्योंकि वो एसीएस साहब ये कह रहे हैं पीके गोयल जी कि मेरे पास लिखित में कागज आएगा तब मैं मीटिंग बुलाऊंगा बोर्ड की और बीकानेर निदेशालय की शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। आपने देखोगे मैंने नोट करवाया, लिखवाया, आपने देखा हो तो। जो हवा में बात करते हैं ना कि क्या हुआ सिलेबस का, एक एक चीज के लिए 10-10 बार भागा हूं आप लोगों के लिए, लिखवाया और जाके एसीएस साहब को मैंने दिया कि ये लो साहब। फिर उन्होंने फिर 7 तारीख की मीटिंग रखवाई। फिर वो जो चुनाव की वजह से वो उदयपुर चले गए, सब लोग उदयपुर से वापस आए, एसीएस साहब 20 तारीख तक बाहर चले गए, और उसके बाद 24 तारीख को मीटिंग हुई, और उसके बाद 28 तारीख को जो उसके मिनट्स आए, फिर मामला ठंडे अवस्था में। फिर शिक्षा मंत्री जी से मिला, फिर शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया। अब शिक्षा मंत्री जी थोड़े सीधे हैं, उन्होंने फोन मेरे सामने भी किया, बात में रखी कि यार मैंने निदेशक महोदय जी को बोल दिया। मुझे फिर कार्यालय आया तो मुझे विशेष शिक्षा वाले मिले, उधर वो सूची जारी करवाने वाले। मैंने कहा यार निदेशक जी सुन नहीं रहे, अब तो बीकानेर जाना पड़ेगा। ऐलान किया। फिर जयपुर से मैं निकला 1 दिन पहले और बीकानेर पहुंचा, और वहां भी बीकानेर पूछा तो वहां भी मंत्री जी ने हेल्प की। उन्होंने निदेशक जी को बोल दिया कि इनकी मीटिंग में निस्तारण करिए, ये लोग यहां बैठ जाएंगे धरने पे। हम गए वहां, धरना किया, प्रदर्शन किया, वहां बैठे। जब निदेशक जी से मुलाकात हुई, निदेशक जी ने कहा कि हमारे पास मैसेज था आप लोग आओगे, मैंने 1 दिन पहले ही बीकानेर से टीम जयपुर भेज दी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे सामने डिप्टी जो डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको फोन करिए जो बीकानेर से जयपुर गए, उनको कहिए कि जब तक सिलेबस का काम नहीं हो वो बीकानेर नहीं आए। हमारे सामने जो हम कम से कम 5-6 लोग हमारे डेलीगेशन पुलिस वाले वहां मौजूद थे। मैंने कहा आप तो निदेशक जी फोरम में है बोल रहे हैं कि, मैंने कहा अच्छी बात है, वो नहीं आए तो हमारा सिलेबस जारी होना चाहिए, विस्तृत सिलेबस हमारे सामने, क्योंकि उनको पता ही है यहां से नहीं जाएंगे, बोला उन्होंने। और सोमवार को ही जब हमारी जो बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हम लोग अभी ही अधीनस्थ बोर्ड जा रहे हैं, जब हमारी वार्ता हो रही थी, और अधीनस्थ बोर्ड सोमवार को ही पहुंच गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक काम चला आपके विस्तृत सिलेबस को लेकर काम चला। और अब कल शाम को अधिकतर सारा काम हो गया था। जब मैं सुबह 3 तारीख को जब चेयरमैन साहब से मिला, क्योंकि वहां ऑडिटोरियम में जो कृषि युवा संवाद कार्यक्रम था, मैं वहां गया था, मैंने कहा चेयरमैन साहब से मुलाकात कर लेता हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि 99% आज सिलेबस हमारी तरफ से सिलेबस जारी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि चेयरमैन साहब से मिलाऊं और लगभग सिलेबस जारी हो जाएगा। अब समस्या यह आई कि वहां 3 दिन से टीम तो आ रही थी, उनको जो बोर्ड की तरफ से टीम भी थी, कुछ विषय के विशेषज्ञ भी आ रहे थे। लेवल प्रथम का हो चुका था, लगभग पूरा तैयार हो गया। लेवल प्रथम सेकंड में विषय अनुसार तैयार हो रहा था। बोर्ड की तरफ से जितनी हेल्प थी वो कर दी, लेकिन समस्या आई कि जो सिंधी का और पंजाबी का, मुझे ये भी पता है सिंधी और पंजाबी का, और जो सिंधी और पंजाबी तो और भी विषय हैं उनका, उन्होंने और जिलों से जो इस भाषा के अच्छे ज्ञाता है उनसे ये विस्तृत सिलेबस तैयार करवाया था।
उन्होंने कहा कि पहले यह था कि यहाँ के विशेषज्ञ तैयार कर देंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो उन्होंने अन्य जिलों में वो विस्तृत सिलेबस के लिए तैयार करवाए, उनको भेजा गया। उन्होंने कहा वो टीम वापस लौट चुकी है। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि अन्य जिलों में जैसे गंगानगर से आपने पंजाबी का करवाया, ठीक है, सिंधी का करवाया, तो वो विस्तृत सिलेबस जो उनको तैयार करने के लिए दिया गया था वो भी बीकानेर आज रिपोर्ट वो भी चली गई है। अब आप कह रहे हैं कि यार कल जारी क्यों नहीं हुआ? भैया ये क्या आ गया ये पीछे, ये कहां से चालू हो गया इससे? बोले सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ, आज जारी होने वाला था। अरे भाई अचानक दिक्कत, आप सवाल उठाओगे नहीं ये सब सिलेबस खराब आ गया, ये गड़बड़ी हो गई। यार वो देखते हैं, अब उसको कल पुटअप करेंगे, उसको एक बार जांचेंगे, देखेंगे। जारी करने से पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो इसको उसके बाद जारी करें। अब कह रहे हैं कि कब जारी होगा? भैया इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। जयपुर से बीकानेर भी गया हूँ, वहां लड़ा हूं, बैठा हूं, मंत्री के कितने चक्कर काटा हूं, आपका घटना स्तर कम करवाया, जीके जोड़ा, एसीएस के चक्कर काटा है, कल चेयरमैन से मिला हूं। और अब मेरी लगातार निदेशक मोदी जी कह रहे कि भाई जी आप इतना फोन क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो? नाराज चल गए, वो नाराज हो गए मेरे से कि हम जारी कर रहे, इतना प्रेशर मत बनाओ। लेकिन फिर भी निदेशक जी ने हमारे सामने ही बोला कि आप जयपुर से बीकानेर तभी आना जब काम होने, उनका काम हो गया तब गए, क्योंकि वो सिंधी और जो पंजाबी वाला मामला था वो अन्य जिले से कराया, यहाँ विशेषज्ञ नहीं मिल पाया, वहां से उन्होंने करवाया। और वो उनके बीकानेर पहुंच चुके हैं, वो भी जो और विषय जो रह गए थे उनका पहुंच चुके हैं। अब एक बार उसको जांचेंगे क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, और फिर वो वहां से बीकानेर निदेशालय से आपके विस्तृत सिलेबस जारी होगा। अब कब जारी होगा भैया? अब 1-2 दिन, मान लीजिए कल परसों में हो जाए, और कल परसों में नहीं है तो सोमवार मंगलवार तक। तो आपने इतने महीने इंतजार कर लिया, आप बताइए हम 1 तारीख को पूछे और 1 तारीख को हम जाके बैठ गए तो 1, 2, 3 और 4 दिन है ना, 4 दिन हुए ना, तो 4 दिन और लग जाए। मान लो मैं आशा है कि कल मान लो जांच करके पुटअप हो गए तो 1-2 दिन में जारी कर दे, नहीं करे तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक भी चले, अगले वीक तक भी चले जाए। यार हमने देखो, आप बताइए कि हम वहां जाके प्रेशर बना रहे हैं, तो आप जो साथी गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस जो साथी गए 5-6 लोग पूछे थे सिलेबस वाले, वो सूची जारी करवाने सबसे ज्यादा थे, और कुछ 10-15-20 लोग थे वो विषय शिक्षा वाले, इसलिए वो भीड़ हो गई, नहीं आए। फिर भी प्राथमिकता आप मांग रखी और अब परिणाम मिलने वाले वो भी आप लोगों को संघर्ष। इतनी स्टोरी आप इसलिए बता रहा हूँ कि जो सवाल उठाते कब आएगा कब आएगा, आपने कहा आ जाएगा, आपने कहा फिर क्यों नहीं आए। अरे भाई परिस्थितियां बदल गई, विशेषज्ञ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे जिले से बना दिया। 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, आपने इतने महीने इंतजार किए, 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते आप? कभी घर से निकल के चक्कर काटना मंत्री जी का, कभी निदेशालय चक्कर काटना, और वहां एसीएस शिक्षा आप जाना मिलना, फिर पता चलेगा कि कहां कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है, मिलना पड़ता है, क्या क्या इंतजार करना, कितना भागना पड़ता, तब एहसास होगा। इतनी भाग दौड़ के बाद ये काम हो पाया, तो कम से कम संयम रखिए। दुख इसलिए होता है कमेंट करते नहीं आपने झूठ बोला, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जो मैं कहता हूँ ना वो चीजें आप पता कर लिया करो जाके। ये वीडियो रहता है ना, उसको ले साहब ये उपेन यादव ये वीडियो में ये बोल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, ये ऑनलाइन रहता है, आपको पता है। इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखिए। इस वीक में पूरी संभावना नहीं हो तो अगले वीक में, क्योंकि मान लो कोई अब उन्होंने तैयार किया है, जारी कर रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कुछ गलतियां ना हो, तो वो जांच करवा रहे हैं, उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, तो इसलिए भोखला अपनी ऐसे घबराना नहीं चाहिए क्या हुआ क्यों नहीं आया। तो थोड़ा सा आप संयम रखना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे मैं नहीं दूंगा, संयम रखो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एसएसटी वालों को बहुत ज्यादा फायदा है, 60 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए एसएसटी के विषय में भी कई जीके के क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस इस बार बड़ा लेंथी नहीं होगा, जहां तक मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा, और अच्छा बता रही है उनका। अभी तक आएगा तो पता चलेगा, कई लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे अच्छा होगा। सिलेबस को लेकर बहुत लंबी चर्चा हो गई, लेकिन जो भी स्थिति होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत आ जाएंगे। पता है पूरा प्रेशर हमने बनाया, धरना प्रदर्शन हमने किया जयपुर से बीकानेर की। अब कोई वो होंगे ना खबरी, वो पता करेंगे किसी एलडीसी भाई साहब बता देना, वो कहेगा आज जा रही हो, फिर कहेगा बिग ब्रेकिंग न्यूज सिलेबस आज जा रही हो, हमारा संघर्ष हुआ कामयाब। अरे बेवकूफ तू घर छुपा बैठा था तब, जब हम बीकानेर प्रदर्शन करे वहां बैठे थे, यहाँ मंत्री जी के चक्कर काट रहे थे, बोर्ड चक्कर काट रहे थे, तब तो घर बैठे थे, आपने आके बैठा बिग ब्रेकिंग। और जो लोग है ना सबसे पहले, हाँ यार भाई सबसे पहले न्यूज दी है, जारी होगा, हमने करवा दिया। सोचा करो उसके पीछे कौन मेहनत कर रहा है। ये राजस्थान की हर भर्ती में हम लड़ रहे हैं,
आज गुजरात कूच के लिए क्यों कह रहे हैं कि हमारी ये मांगे, क्योंकि प्रेशर हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी से हम मिलते हैं, अधिकारियों से हम मिलते हैं, लाठी हम खाते हैं, पूरा प्रेशर हम बनाते हैं। अब 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी हो, उसका प्रेशर हम बना रहे, लंबित भर्तियां पूरी हो, उनका प्रेशर हम बना रहे, हर चीज के लिए लड़ा प्रेशर बनता है। क्योंकि राजस्थान में पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, जिसकी मिसाल पूरे देश में पेश की जाती है कि एक ऐसा संगठन है राज्य से निकल दूसरे राज्य में लड़ाई लड़के जीत कर आता है। लखनऊ गए, और लखनऊ आज और बता दूं आपको, हम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात वही मांगे शामिल की जाएगी। हालांकि मैं सारी मांगे साथ लेके चलता हूं, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो गुजरात में हमारे साथ होंगे। क्योंकि गुजरात गए, मान लीजिए सरकार ने बुला लिया, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, कई लोग कहते हमें क्यों नहीं लेंगे। अरे भैया, जो गुजरात में साथ है उसको प्राथमिकता दूंगा ना, बेचारा यहाँ से जा रहा है, वहां परेशान हो रहा है, साथ दे रहा है। मांगे मैं सबकी रखता हूं, नहीं पूछा उसकी भी रखता हूं, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाती है जो संगठन में साथ रहता है, संघर्ष में साथ रहता है। लखनऊ गए, बुलाए, कई लोग जो लखनऊ थे वो सारे लोग वार्ता में गए, तो संघर्ष कर रहे हैं, हर बेरोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लंबा हो रहा है लाइव, क्योंकि बहुत दिनों बाद युवा तक कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन यह निश्चित है माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्रियों से और सरकार से मेरा निवेदन है कि देखो, हमने कहा था लखनऊ जाएंगे, गए, एक बार नहीं 2 बार कहा, 2 बार गए, अब कह रहे गुजरात जाएंगे तो जाएंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, सच के लिए जा रहे हैं। हमारा शौक नहीं गुजरात जाने का, हमारी मजबूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बुला लीजिए हमारे जो बेरोजगार जो भर्तियों के प्रतिनिधि मंडल, उनको बुला लीजिए, सुनिए, समस्या का हल करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और हम आपका जो अच्छा काम किया, धन्यवाद दिया आपने, 2 वर्ष की छूट दी, मैंने धन्यवाद दिया, जहां अच्छा काम करोगे धन्यवाद देंगे, लेकिन हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए आपने 2 बार घोषणा की, और आप कह रहे हैं इसके, आज भी मैं अर्पणा मैडम से मैं मिल के आऊं कि हम लोग कैबिनेट मीटिंग में इस बार वो आ जाएगी, उसके बाद हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट मीटिंग कब होगी? पहले कैबिनेट मीटिंग में ये आ नहीं रहा था, नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर अनुमोदन होने के लिए, अब कह रहे हैं कि अब आ जाएगा, लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही। हाथ जोड़ के निवेदन है कि 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय दीजिए। एक बार नहीं, एक बार लिखित समझौता, लखनऊ समझौता, और कई बार वार्ता हुई है, कई बार वार्ता हुई है, इंतजार कर रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, मुझे मैसेज करते, कई लड़कियां मैसेज करके, बहुत उनका दर्द देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने इज्जत का सवाल बना रखा है कुछ मांगों को लेकर, क्यों लड़ रहा हूं, आपने वादे किए थे, इसलिए मैं, आप बता दिए मुख्यमंत्री जी, मैं कभी मेरे लिए कभी कहा, कभी ये मांगने आया कि मुझे टिकट दीजिए या मेरे परिवार का तबादला कर दी, कभी अपने निजी काम कभी आया? आज तक कभी निजी काम नहीं आया, मैं इन युवा बेरोजगारों के लिए आया हूं, आपको पता है मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों को पता है। कहां राजनीति है इसमें बताओ? जब कोई व्यक्ति वहां आके कुछ मांगे आपसे, तब तो कहेंगे ये राजनीति है, बल्कि आप तो ये सोचिए कि कितना ईमानदार व्यक्ति है, लड़ता लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी जो मांगे, जो आपने घोषणा की वो नहीं होती, इसलिए गुस्सा आ रहा है, अधिकारी आपका भी अपमान कर रहे हैं उन मांगों को पूरा नहीं करके। जल्द से जल्द कैबिनेट इस भर्ती को करवाइए। पंचायत राज जय हिंद की घोषणा हुई, आप जूनियर अकाउंटेंट सीटी में डाल दिया, सितंबर में एग्जाम होनी थी, टीजीटी 2012 का मामला है, उसमें जवाब आप करवाइए, सुनवाई जल्द करवाइए। कई नर्सिंग भर्ती 2013 के मामले में पक्ष में जवाब नहीं दे, कई ऐसे मामले हैं जो बेरोजगार रो रहे हैं, इसलिए परेशान, आप बात करिए। रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन की फाइल घूम रही है इधर उधर, अरे 4 अभी तक तो भर्ती की एग्जाम हो गया, परिणाम आ जाता, 5 महीने से, ये 5-6 महीने से भर्ती घूम रही है, फाइलें घूम रही है। एक चिकित्सा विभाग फेलियर साबित हो गया, अलाइनमेंट खराब है चिकित्सा विभाग का। अब कह रहे कि फार्मासिस्ट और नर्स ग्रेड 2 की MNIT कब विज्ञप्ति जारी करेगी? जारी तो करवा दीजिए, अब कह रहे अब जल्द करेंगे, जल्द कब होगा? CHO की विज्ञप्ति नहीं है, फार्मासिस्ट वाले रो रहे हैं, इधर ये रेडियो का लेफ्टिंग ECG टेक्नीशियन, दंत चिकित्सा, ये हालात क्या बना दिए चिकित्सा विभाग के? माननीय मुख्यमंत्री जी, अलाइनमेंट खराब है, सुधारिए इस चिकित्सा विभाग के अलाइनमेंट को। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर, मजबूरी में हमें गुजरात जाना पड़ रहा है, हमें शौक नहीं, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है और जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे जेल में आप डलवा देना, चाहे मुझे मरवा देना, क्योंकि मजबूरी में जाना चाह रहा है, न तो आपसे मुलाकात हो पा रही है। खुद मैंने कई बार CMO में मैंने फोन पर नोट कराया कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, ना अधिकारी सुन रहे, ना अधिकारी हाँ कर रहे हैं, मंत्री नहीं सुने, तो आखिरकार क्या करें? हमें मजबूरी में गुजरात जाना पड़ रहा है, हम नहीं जाना चाहते, और हमने घोषणा कर दी तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, चाहे जान चली जाए, लड़ेंगे या फिर मरेंगे। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की वो हालात है जो दिसंबर में कहा था 7 दिन में कर देंगे, कोर्ट में अटका दिया, जबरदस्ती लापरवाही से अटकी पड़ी है। जुलाई में कर देंगे, अब अगस्त निकल गया,
धर्मेंद्र राठौड़ जी ने खुद ने कमिटमेंट किया था कि 7 दिन में कर देंगे, वो 7 दिन तक आज तक नहीं, उनको मैं कई बार वादा याद दिला चुका। आज इसलिए, और मुख्यमंत्री जी हमारी कौन सुन रहा, प्रयोगशाला साइक 7 दिन के लिए, ये सारे आपने जिंदा कर दिया, हमने धन्यवाद दिया, आपने भर्ती को जिंदा कर दिया, हमने संघर्ष किया, आपने बात मान, लेकिन उसका दिसंबर में रिजल्ट निकालकर जनवरी में ज्वाइनिंग देने की बात थी, अब अगस्त आ गई। हालात यह है 2000 वरिष्ठ अध्यापक 2016 की जो आपने आदेश किया कि वो उसकी प्रतीक्षा सूची जारी, पिकअप लिस्ट जारी होगी, SST के अलावा और विषय की जारी नहीं हुई, 600 निवासी पद जोड़ने की घोषणा की, सारी चीजों पर सरकार आपके आदेश की पालना ये अधिकारी और मंत्री नहीं कर रहे, इसलिए आक्रोशित हम, इसलिए हम लोग गुजार जाने की घोषणा कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। पशु चिकित्सक भर्ती, आज जो भयंकर बीमारी जो चल रही है, गोवंश में, सब जानवरों में, पशुओं में जो बीमारी आ रही है, यदि 900 चिकित्सक 2019 के न्यायालय में लंबित है। आज मैंने एक अभ्यर्थी है बाल मुकुंद मीणा जी, वो आए, मैंने वो वीडियो डाला, मैंने मंत्री जी को फोन लगाया, और फिर बाद में मंत्री जी से मेरी बात हुई, मंत्री जी का फोन आया कि बताइए क्या काम है। मैंने कहा काम यह है कि पशु चिकित्सक भर्ती पूरी हो। बोले कि मैं एजी साहब से बात करता हूँ, मैं जल्द से जल्द इसको न्यायालय से निकलवाने की कोशिश करता हूँ। ये चिकित्सा मंत्री जी का फोन आया, उन्होंने जरूर ये बात आश्वासन जरूर फोन पे दिया है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये 900 चिकित्सक आएंगे तो कहीं ना कहीं इन गोवंश को, इन पशुओं को बचाने की ये अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये चिकित्सक रक्षक बनेंगे। इनको लाइए, इनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा जल्द से जल्द पूरी करवाइए, आप अर्जेंट सुनवाई करवाइए। आप कोर्ट में कह सकते हो कि अभी ये भयंकर रोग आया हुआ है, हमें चिकित्सकों की आवश्यकता है, अर्जेंट सुनवाई करवाकर इसका निस्तारण करवाकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो। आपसे निवेदन है, जो तमाम पशु चिकित्सक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मेरी आज मंत्री जी से बात हुई है, फोन पर बात हुई है, और उन्होंने कहा कि हम एजी साहब से बात करके जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी बात हुई आज। नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती और पशुधन सहायक, ये SI, LDC, RA, तमाम नई भर्तियों की हम लगातार मांग करें, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे EO की हो, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कॉलेज लाइब्रेरियन, कॉलेज PTI, चाहे वो दंचिका, तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। 1 लाख भर्तियों में तमाम वो भर्ती आ गई है, वो हम मांग कर रहे हैं साथियों। विषय शिक्षक के जो भर्ती के मामले में जो हमारी बीकानेर में जो बात हुई थी, मैं आपको बता दूं, जो निदेशक महोदय जी ने हमें यह कहा कि आपके 2 लोग यहाँ रुक जाएं, उप निदेशक जी से मिल लेंगे, के सामने बैठे हैं, इनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, विशेष शिक्षकों किस आधार पर लिया जाता है, आपके NCT में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके एक बार मिल रही, यहाँ से हम प्रस्ताव बना के सरकार को भेज देंगे, जिससे जो शिथिलता मिलेगी, अधिक से अधिक पद आए, क्योंकि हम लोग यहाँ भेजें वो नियमों में नहीं हो, वो अटक जाए। तो हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के स्तर पर आप हमें कागज दोगे, वहाँ के जो सारी चीजें दोगे, पॉलिसी डिसीजन दोगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, तो उसके अनुसार हम भी बना के भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास अधिक से अधिक आ सकते हैं। आपके 2 लोग रुक जाए और हमारे अधिकारियों से बात करके वो सारे दस्तावेज इनको उपलब्ध करा दी। ये मुझे निदेशक महोदय जी ने, जो आपके यतेंद्र कुमार जो अभ्यर्थी था विशेष शिक्षक वहां मौजूद था। तो मैं आपको बता दूं, आपके अभ्यर्थियों से मैंने कपिल को भी और दीपेंद्र दोनों को मैंने कह दिया था। अब मेरा काम था यार, देख ये कागज उपलब्ध आपको करवाना। आप कहते उपेन यादव साहब ने, अरे भैया मैं तो बीकानेर पूछा हूँ, बैठ के आपके अभ्यर्थी से बात की है, थोड़ा प्रयास आप भी करना चाहिए। आज आपके वो यतेंद्र को पूछ लीजिए, 15 या 16 लोग आपके लोग आए, बात सोशल मीडिया पे कितने कमेंट करते हो। अरे मैं तो कम से कम जयपुर से निकल के आप लोगों के लिए गया, लेकिन ये दस्तावेज उपलब्ध करवाइए, वो मांग रहे हैं तो वो रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेंगे, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना जो अच्छी सी अच्छी रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आप फैसला बता रहे, दीजिए, आप समझाइए उनको। देखो वो चीज तो आपको उपलब्ध करानी होगी, मैं थोड़ी जाऊंगा लेके, आपको जाना होगा। ये तो करिए, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना थोड़ा सा भी प्रयास कर लीजिए, जिससे आप लोगों को राहत मिले। मुझे जो कहा मैंने आपको बता दिया, आपका अभ्यर्थी वहां मौजूद था, आप दीजिए उनको और उनका सहयोग करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक पद आ सकते हैं। आपके 3rd ग्रेड के भी हमने मांग रखे हैं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की हम लगातार मांग रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के जो विसंगतियों का जो मामला था, भाई एक बार इसको सही कर दो ना, आजा कोई दिक्कत, तू भी दिख जाएगा, आजा। ओबीसी आरक्षण के जो विसंगतियों का जो मामला था, उसमें भी मैंने आज DOP सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की थी, जो 2 वर्ष वाले मामले में। मैंने कहा साहब ये मामला ज्वलंत होता जा रहा है, ओबीसी, मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ, हालांकि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में चलाता हूँ। EWS की मांग हो, ST/SC की मांग हो, और चाहे MBC की मांग हो, मैंने हर वर्ग का साथ दिया है। लेकिन इस बार क्योंकि मैं भी OBC से आता हूँ, OBC का अभ्यर्थी मुझे बताता है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है, क्योंकि जो मैं महासंघ चला रहा हूँ,
मैं एक संगठन चला रहा हूं, तो किसी भी वर्ग के साथ गलत हो तो उसका साथ देना चाहिए। मैंने हर वर्ग का साथ दिया है। मैं ओबीसी से आता हूं, तो ये नहीं कि ओबीसी से आता हूं साथ दूं, क्योंकि ओबीसी के साथ गलत हो रहा तो इसलिए साथ देना मेरा कर्तव्य है। तो मैंने उन तक ये बात रखी, भाषण लगी, मैं साहब आप समझ लीजिए युवाओं का प्रेशर मेरे ऊपर भी। मैंने कहा मैं ओबीसी आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमने देखो जैसे कई जो बाहर से जो आ रहे थे खेल स्पोर्ट्स में, उस समस्या का भी हमने निस्तारण किया है। अब हम दिव्यांग वाले मामले में भी निस्तारण कर रहे हैं और ओबीसी वाले में करेंगे। हमारा मामला प्रोसेस में है। ज्यादा उन्होंने कुछ बताया प्रोसेस, मैंने कहा लोगों में आक्रोश है, और जो प्रोसेस में जब तक होगा, जब तक कई लोगों को बहुत पदों का नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ओबीसी के युवा नेता अब जाग रहे हैं। काश वो पहले जाग जाते तो हजारों पदों का नुकसान नहीं होता, लेकिन खैर अब जाग गए तो पहले वाले पद भी लीजिए, ये भी लीजिए। मैं तो हमेशा साथ हूं, साथ देता रहूंगा, लेकिन इस मामले को आपको आंदोलन की तारीख जल्द फिक्स करनी चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, मैं पूरा साथ दूंगा, लेकिन फिक्स करिए आप। जो बड़े नेता जो आंदोलन में आए हैं उनका स्वागत है, आवाज उठाइए, मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा साथी, मैं तो साथ रहूंगा हमेशा, जब बुलाओगे मैं आपके साथ हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परिणाम आए, ये मांग भी हम उठाएंगे। लाइव बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन करे क्या, बहुत दिन बाद आया हूं आपके बीच में। बीएड बीएसटी से इंटर्नशिप वाले जो लड़के हैं ना, कमेंट बहुत करते हैं। मैंने कहा 4 तारीख को आप 12 बजे आ जाइए, कोई नहीं आया। घर बैठे हर कोई आवाज उठाता है, ये कर दो, वो कर दो, वो कर। यार आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा था आ जाए 12 बजे की, और मैं दोबारा लाइव में बोल रहा हूँ। बीएड बीएसटी से जो इंटर्नशिप वाले कह रहे हैं कि जो इनका छुट्टियों को काउंट किया जाए, तो मैं कह रहा हूँ आप संडे को 12 बजे आ जाइए ऑफिस। मैं कोशिश करता हूँ मंत्री जी के सामने जाके आपकी बात रखूं। मैं केवल आपका सहयोग करता हूँ, आना तो आपको पड़ेगा ना यार। आप आना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हो, घर से निकलना सीखिए। हर व्यक्ति को हर भर्ती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको भी अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना सीखिए। मैं साथ देने के लिए तैयार, मना थोड़ी कर रहा हूँ, आइए। ऐसी बात जो एक ऐप आया कि ऐप से इतने क्वेश्चन मिल गए, ऐप में घपला हुआ है, हमने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन पूछा एसपी सिकर के पास, सिकर के एसपी के पास, कॉलेज मेरे पास फोन आया, बोले ऐप का पता दीजिए। मैंने कहा आपका ऐप का पता आप करोगे? बोले शिकायत करता दीजिए। क्या शिकायत है, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कब आए, उसने कब कोर्स लिया, सारी चीज मैंने पूछा कि मैं अभ्यर्थियों से पता करके और मैं आपके ऑफिस में मैं ले आऊंगा। मैंने ट्वीट किया, 1-2 लोगों के फोन आए, मैंने बुलाया, कोई नहीं आया। फिर कहते हैं ऐप में इतने क्वेश्चन आ गए, फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐप ने पेपर लीक किया है। तो भैया मैं फिर संडे को बुला रहा हूं, मैं आप आइए, मुझे शिकायत दीजिए, मैं आपके साथ एसपी कार्यालय ले जाकर प्रस्तुत करूंगा, साहब ये सबूत और ये लड़का लेके आया है। भैया जब शिकायत करता है तो शिकायत करता भी होना चाहिए ना। मैं अभ्यर्थी थोड़ी, अभ्यर्थी आप हो, मैं तो सहयोग कर सकते हो, जाने के लिए तैयार हो। अधीनस्थ बोर्ड जाके प्रदर्शन किया, अब शिखर एसपी साहब के पास जाने के लिए तैयार हो, लेकिन सबूत तो आपको लेके आना पड़ेगा ना। आप आ जाइए। फिर कह रहा हूं, सवाल उठाना, आवाज ट्वीट करना बहुत आसान है, लेकिन कम से कम संघर्ष करना भी सीखिए। तो आपके पास कोई सबूत हो तो लेकर आइए, आप चलेंगे शिखर एसपी साहब को देंगे, साहब ये सबूत है पकड़िए। तो आप आइए, आप संडे को 12 बजे, आपको भी स्वागत है। मैंने 4 तारीख को बुलाया था, आज ही बुलाया, 4 तारीख आज ही थी, आप नहीं आए। एक बार फिर कह रहा हूँ संडे को आइए, मैं तो साथ, फिर नहीं आओगे तो कह रहे उपेन्द्र यादव ने साथ नहीं दिया, उपेन्द्र यादव चुप था। थोड़ा सोच तो लिया करो यार कम से कम। ऐसे वो ओबीसी वाले लड़के कह रहे थे तो उपेन्द्र यादव ओबीसी आरक्षण की संगतियों की मांग नहीं उठा रहा। अरे यार 5 मई को सबसे पहले आंदोलन उपेन्द्र यादव ने किया था। उपेन्द्र यादव कई बार डीओबी सेक्रेटरी से मिला था। आपकी कितनी, हमेशा आप भूल जाते हो इस चीज को, फिर कहते हमारा साथ नहीं दिया। अब कह रहे कि वीडियो में पेपर है ना खुला आया था, वीडियो में पेपर खुला आया था, उसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा कि मेरे ऑफिस बुलाया, हम वहां गए, पहले 16 लड़के, मैंने एक एक गणे, कितने 5-7 लोग और बढ़ गए, ठीक है। मैंने कहा, उनको कहा भैया दोबारा, बोले दोबारा इतने भी नहीं आएंगे। मैंने हो गया, तुम्हारी जांच हो गई। और फिर चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास दोबारा रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में आया कि वो कार्टून है, ले जाने आले ले जाने फट गया होगा। मैंने आपको लाइव में बताया कि चेयरमैन साहब ने ये कहा। अब उसको तोड़ मोड़ के लोग क्या कह रहे, उपेन्द्र यादव ने, अरे मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो चेयरमैन ने जो कहा आपके अभ्यर्थियों के सामने मैंने लाइव में बता दिया। मैं थोड़ी बता रहा हूँ कार्टून, मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ क्या? लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, सोशल मीडिया पे लड़ना जानते हो। वाह यार, सोशल मीडिया के वीर हो। अब ठीक है, मेरे नाम से तो वो जब ये जो लाठीचार्ज, उसके बाद मुझे तो परमिशन देना बंद कर दिया, क्योंकि मैं एक धरना प्रदर्शन की परमिशन लेना चाह रहा था अभी, तो उन्होंने मना कर दिया, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप परमिशन लीजिए, धरना दीजिए, मैं भी सपोर्ट करने जाऊंगा, जांच हो जाए। रद्द की मांग मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा रद्द की मांग? क्योंकि एक सेंटर पे हुआ तो सेंटर की जांच होगी, क्योंकि पता है रीट लेवल 2 के हालात देखो आप, जो रद्द हुआ है ना,
हालांकि मैंने उस समय भी सीबीआई की जांच की मांग की थी। वो कितनी गालियां देख रहे हो, क्योंकि आप तो अपने स्वार्थ के लिए बोल देते हो, दो पक्ष होते हैं, किसका बोलूं मैं, बताओ आप बताओ मेरी जगह हो तो क्या करूं। कम से कम मैं जांच के लिए गया हूं, आवाज उठाई, ऐप के लिए आवाज उठाई, कम से कम मैं साथ देने तो आ रहा हूं। अब कह रहा हूं, अब धरना परमिशन आप लीजिए, बैठिए, मैं आऊंगा आपके, लेकिन मैं उठाऊंगा, जांच की जाए, जांच की जाए, ये मांग उठाऊंगा। एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है, मान लो वहां गड़बड़ी हुई है, उस सेंटर की जांच हो जाएगी, वहां गड़बड़ी तो रद्द हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने और लोगों ने मेहनत की, क्या उनके साथ गलत कर दूं? मैं नहीं करूंगा गलत। आपको जितनी गालियां देना दे दीजिए। एक जगह चोरी होगी तो सब चोर नहीं होते, वो चोर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी जांच तब होगी जब आप में ताकत होगी, दम होगा, बैठिए मैं साथ दूंगा। लेकिन हम आना नहीं चाहते, उपेन्द्र यादव कह सकते हैं, उपेन्द्र यादव साथ नहीं दिया। अरे यार, आप सोच बदलिए। एक व्यक्ति जो तुम्हारी हर भर्ती के लिए, हर भर्ती, हर विभाग के लिए भागता है, और फिर भी तुम ये बात करो तो तुम्हारी मर्जी, वो तो आदत है। आरएस भर्ती की जो विज्ञप्ति सितंबर तक ही जारी हो पाएगी, नई आरएस भर्ती की विज्ञप्ति सितंबर तक ही जारी हो पाएगी। इस महीने अंतिम तक वो अभ्यर्थना आरपीसी जाएगी। फायरमैन के लिए कल अधिकारियों से, कल वापस आईएएस अधिकारी है, उनसे कल मिलने जा रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ। फायरमैन भर्ती का जो इसका जो फिजिकल और प्रैक्टिकल होना है, इसकी तारीख नहीं मिल पा रही, कल इसके लिए मैं मिलने जा रहा हूँ। सीएचओ की नई भर्ती 20 तारीख के बाद ही आएगी, अभी नहीं आएगी, 20 के बाद ही आएगी। सीएचओ की बाद में, अब कब आएगी, अभी 20 तक तो मुझे नहीं लगता आ पाएगी, बाद में कब आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नई भर्ती के लिए अधिकारी से बात करके कब आएगी, क्योंकि 8 तारीख को हम जाएंगे, तब उनसे वार्ता करेंगे। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कब विज्ञप्ति जारी होगी, और जो होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों 2016 में दास्तान बेरोजगार मैंने फिल्म बनाई थी, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, पूरी स्टोरी जो आप लोगों की, कई लोगों ने देखा, उसमें आप कमेंट पढ़ोगे, 99% लोगों ने कहा क्या मूवी है, कई लोग रोने भी लग गए, क्योंकि उसमें आप लोगों की दास्ता, आप लोगों की पीड़ा मैंने दिखाई है। काश उस फिल्म को नेता देखे तो उनको समझ में आ जाए कि बेरोजगार कितने दुखी और परेशान है, उनके परिवार की क्या समस्याएं हैं। ये फिल्म का उद्देश्य यही था कि नेता उस फिल्म को देखकर युवाओं को न्याय प्रदान करे, युवाओं के दर्द को समझे, और युवाओं के साथ गलत ना हो। उसमें पेपर लीक की घटना है, किस प्रकार कर्जा लेता है, किस प्रकार अवसाद में आत्महत्या कर लेते हैं, किस प्रकार सगाई टूट जाती है, पूरी चीजें उसमें दिखाई। उस फिल्म का डायरेक्टर भी मैं था, हीरो भी मैं था, और उसकी पूरी कहानी मैंने लिखी थी। और वो कहानी यदि कोई अच्छे से उसे देखेगा तो इस फिल्म को अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि इसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित ये पिक्चर थी। उसमें कई सीन, जो लाठीचार्ज था 9 अक्टूबर 2015 का, जो वास्तविक दृश्य लाठीचार्ज का सीन था 9 अक्टूबर 2015 का, आप देखोगे वो सीन ओरिजिनल है, किस तरीके से हमें पीटा गया था, वो सीन भी आप इस पिक्चर में देखोगे। ये फिल्म मैं बार बार देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे उठाकर नेताओं को दिखाइए कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये आपकी असली कहानी है। 2016 में जो मैंने कहानी दिखाई थी, वो आज आप लोगों पर लागू हो रही है। उसका उद्देश्य यही है कि सिस्टम में सुधार हो। उस कहानी को एक बार आप जरूर देखना, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब पे डाल रखा है, दास्तान बेरोजगार है, उसको सर्च करोगे, देखना, वो पिक्चर देखोगे तो एक बार तो आंखों में भी आंसू आएंगे, रोने लग जाओगे, कहोगे ये मेरी स्टोरी है, ये मेरे दर्द की कहानी है। और जो थोड़ी दिन पहले जो एक चीज और बता दूं, रेडियो का लैब टेक्नीशियन और जो चिकित्सा विभाग की भर्तियों की खबर आई थी, बड़ी खबर आई थी कि ये चक्करगनी फाइल घूम रही है, उसको लेकर मीटिंग एक बार फिर अधिकारियों की हो चुकी है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। खबर का हसर हुआ है। आज जब मैं डीओपी सेक्रेटरी साहब से मिला था, तो उन्होंने कहा कि वो खबर आने के बाद हमसे सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, और इसमें मुख्य सचिव साहब ने भी विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और मीटिंग ली है। तो इस पे अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कल हमें बुलाया गया एक बार। एक चीज, रीट वाला जो मामला आया, माहौल बना दिया कि रीट का पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की, शिक्षा मंत्री जी खुद से बात की, मैंने कहा कि जो इसमें बार कोड है इसको स्कैन करवाइए, पता लग जाएगा कौन सी स्कूल से ये पेपर है, किस विद्यार्थी का है, और फिर पकड़िए उसे। और उन्होंने इस सुझाव को माना, बार कोड को स्कैन किया, पता चला यही स्कूल है, और उन्होंने समझदारी ये दिखाई, उन्होंने कोई हवा हल्ला नहीं किया, उनको पता था कि यह अभ्यर्थी भाग जाएगा। फिर उसकी कॉपी को निकाला, चेक किया, 20 से पन्ने फाड़े गए थे, और उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। यानी कि जिसने गलत किया वो जेल के अंदर है। भविष्य में ऐसा कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करे, क्योंकि लोगों में भ्रांति फैल गई, पेपर लीक हो गया। लेकिन मुझे शक था कि ये पेपर फाड़ा गया, इसलिए मैंने बार कोड से स्कैन, जो इसका स्कैन कराकर इसकी जांच करने की मांग की थी, और वो जांच हुई और आपके सामने परिणाम है।
संस्कृत विभाग में रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने के लिए काफी लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं। अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, और जो वर्तमान में भास्कर जी हैं, जो निदेशक जी हैं, उससे मुलाकात की, तमाम लोग मेरे साथ थे। जो आरटीआई की सूचना थी उसमें पद बहुत ज्यादा थे, दूसरी आरटीआई की सूची में पद नहीं बता रहे। हमने कहा इतने पद खाली होने के बाद भी 273 पद क्यों आए, तो उन्होंने बताया पहले जो बीएसटीसी प्लस बीए कर रखे थे, जो टीचर बन चुके, हम उसको लेवल 2 में जोड़ लिए थे, लेकिन बाद में मूल योग्यता बीएसटीसी इनको वापस ला दिया, इसलिए पहले पद ज्यादा हो गए थे कि जो वहां चले गए यहाँ पद ज्यादा हो गए थे, लेकिन वापस इनको इसी विभाग में उसमें लाया गया, ऐसे पदों की संख्या कम होगी, इसलिए पद है ही नहीं, कहां से बढ़ाए, पूरी छानबीन की गई हमारे आपके, इसलिए वो पद नहीं बढ़ रहे। वो कह रहे ज्यादा 20-25 पद बढ़ सकते हैं और ज्यादा पद नहीं बढ़ सकते, और आने वाली भर्ती में भी 200-300 पदों से ज्यादा नहीं आएंगे। वो भी कह रहे हैं 200-300, अभी तो आंकड़े फिक्स नहीं बताए, नहीं आएंगे 2022 में भी, लेकिन ज्यादा पद नहीं बढ़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि लेवल 2 में पद बहुत ज्यादा है, 1500 से ज्यादा पद है, 1500 में 50 में कितने, 15 से ज्यादा पद है, उसमें भी गणित विज्ञान के ज्यादा पद बता रहे हैं, 700-800 करीब गणित विज्ञान के पद बता रहे हैं, और 1500 से ज्यादा पद बता रहे हैं लेवल 2 में। सबसे ज्यादा गणित विज्ञान के, उसके बाद संस्कृत के पद है, फिर एसएसटी के और वो हिंदी के, लेकिन सबसे ज्यादा बता रहे हैं। जो रीट की बाद जो अब शिक्षक भर्ती की एग्जाम होगी उसके बाद उसमें उस विज्ञप्ति में ये पद आएंगे, ये कहा उन्होंने। कृषि के जो भूपेंद्र और कई लोग समझ, कृषि के जो तमाम विषय को शामिल करने वाला मामला अभी चल रहा है। देखो नियम संशोधन में बहुत समय लगता है, इसलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आपके पक्ष में ही थी। अधिक चीजों पर मैंने चर्चा की, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। टीजीटी 2012 वाला जो मामला है, सुनवाई होगी। आज भी मैंने अर्चना मैम से मुलाकात की थी, मैंने बात रखी थी, तो जब सुनवाई होगी, उन्होंने कहा पिछली बार भी उन्होंने बोल दिया था एडवोकेट को, जब भी होगी बोल देंगे। और जब अब इसमें देखो किसी गलती ने, जब सुनवाई नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट में, तो ना आपकी गलती ना सरकार की गलती, लेकिन सुनवाई से पहले एक बार मैं और फोन करवा दूंगा, जिससे आप लोगों के पक्ष में फैसला है। छात्र अब कह रहे रीट में नॉर्मलाइजेशन की मांग उठाई है। मैं इस पे चुप क्यों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ। क्या हुआ कि कई लोगों के 15-15, 20-20 नंबर थे, उनका नंबर नहीं आया, वो बाहर हो गए। दो पक्ष हो गए, एक कह रहा हमारे साथ दो, एक हमारे साथ। यही मैं कहूंगा नॉर्मलाइजेशन करो, जिसके नंबर नंबर 90 आ रहे, पास और फेल हो गया, मुझे गालियां देगा। मुझे पता है 23 तारीख को कठिन पेपर आया था, लेकिन मैं किसका साथ दूंगा बताओ। दो मेरे पास फोन आ रहे हैं कई कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हम मारे जाएंगे, हमारे नंबर कम हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। दो पक्ष से लड़ो आप, एक का पक्ष बोलता गाली मैं सुनो, इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, जो बोर्ड करेगा वो मान्य होगा, मैं नहीं बोल सकता। लाइव बहुत लंबा हो गया, एक बार मैं कमेंट देखूंगा, दिखाना भाई, इधर कमेंट दिखाओ, लेकिन मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ। लंबा तो हो गया, लेकिन क्या करें। बहुत फोन भी आ रहे हैं। सिलेबस के लिए मैं बोल चुका हूँ ऊपर, सिलेबस कब आ रहा है, सिलेबस के लिए मैं बोल चुका हूँ। अब हिमाचल में भर्ती आई है कि हिमाचल वालों को ले रहा है, राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब लोग अपने अपनी भर्तियों में बढ़ जाते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं कहता कि मेरी रेड होगा पर एप्लीकेशन रीट फर्स्ट के सेकंड के सबको रोक दो, पहले प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता का मामला हल होना चाहिए, कोई नहीं बोलता, सब कहते नहीं मेरी भर्ती आ जाए। खैर कोई बात नहीं यार, ये तो आपको नुकसान हो रहा, आप लोगों को। मैं एक बार देख लेता हूँ। गुजरात कूच के हमने ऐलान किया है, सरकार बुलाती है, वार्ता करती है, हमारी समस्या को हल करते हैं, तो हम बात करने के लिए तैयार है। हमारी लिए कोई राजनीति के वहां जाके चुनाव थोड़ी लड़ना है, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई हमारे मुद्दों को लेकर है। आप एक कदम बढ़ाइए, वार्ता का समस्या हल करिए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, हमें केवल हमारी मांगों से मतलब है।
यार कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, इसमें दिखा दो ना एक बार आप आके। वो इसमें मेरा नेट नहीं चला। तो साथियों अधिकतर मैंने चर्चा की है, और युवा तक कार्यक्रम में कोशिश करूंगा बहुत जल्द दोबारा आऊं। और कल एक बार कई अधिकारियों से मुलाकात कर रहा हूं गुजरात कूच के लिए, एक बार फिर रणनीति बना रहे हैं। इस बार 17 तारीख को कूच करें, लेकिन हाँ एक विशेष मैसेज आप लोगों से था। जो टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं कई बार वो जयपुर में नहीं आ पाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, उनकी कई समस्या आती है। एक बड़ी समस्या तो यह है, मैं आपको बता दूं कि जो कई नॉन टीएसपी के शिक्षक वहां टीएसपी में भी लगे हुए हैं, यदि सरकार उनको टीएसपी से नॉन टीएसपी में भेज देती तो कई सैकड़ों की संख्या में पद खाली होंगे, वो टीएसपी के विद्यार्थियों को मिल सकते हैं, उनके टीएसपी में शिक्षकों की भर्ती अधिक पदों पे आ सकती है। तो वो मुद्दा भी मैं आपका साथ देने आ रहा हूं। आपके और भी जो मुद्दे हैं टीएसपी के वो मुझे बताइए। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा 20 तारीख को रहूंगा, और आपको पता 19 तारीख को आपके सिरोही में भी रहूंगा और उदयपुर में भी रहूंगा। तो वो टाइम टेबल मैं आपको बता दूं। मैं इन इन जिलों में आ रहा हूं। जो लोग आपका चला दीजिए, इसमें आप में चलाओगे, मैं आपको बता दूं कौन कौन जिले में कब आ रहा हूं, तो आप लोग वहां मिले। जिस जिस प्रति कोई भी मांग है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आपसे संवाद करने आ रहा हूं। जब गुजरात कूच करेंगे तो मैं इन जिलों में आप लोगों से मिलते हुए मैं सीधा गुजरात जाऊंगा, वहां पालनपुर इकट्ठे है ना गुजरात में, तो मैं आप लोगों से वहां मुलाकात करूंगा। तो मैं कहां कहां रहूंगा आपको टाइम टेबल में मैं बता दूं आप लोगों को। 18 अगस्त को मैं जयपुर से निकलूंगा, 11 बजे पाली रहूंगा साइंस पार्क में, पाली में। जो पाली में जितने भी विद्यार्थी युवा बेरोजगार मिलना चाहते हैं अलग अलग वृत्ति, वो 11 बजे मुझे साइंस पार्क पाली में मिले। आपसे मुलाकात के बाद मैं 3 बजे वहां जालोर विजय पैराडाइज में आप लोगों से, जालोर के जो मेरे मित्र हैं, जो गिरिराज जी भी हैं, और वहाँ भरत भाई भी है, और शंभू सिंह जी, कई लोग हैं। तो वहां मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से सबसे जालोर में 3 बजे। 6 बजे सुमेरपुर भेरू चौक में रहूंगा। फिर 19 अगस्त को 2 बजे मैं सिरोही गांधी पार्क में मिलूंगा, और 5 बजे उदयपुर टाउन हॉल में जो मीटिंग है वहां उदयपुर में मुलाकात करूंगा। उसके बाद 20 अगस्त को 11 बजे बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड में मीटिंग का प्रोग्राम है, और फिर 5 बजे डूंगरपुर बादल महल के पास नगर पालिका पार्क में। ये आप देख लीजिए 18, 19, 20 का मैंने ये समय सारणी आपको बता दी। और 21 अगस्त को 11 बजे में पालनपुर हम लोग पहुंच जाएंगे, जहां हमारी मीटिंग होगी गुजरात चुनाव को लेकर। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है, लड़ रहे हैं, अब जा रहे हैं तो लड़ेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और इस बार लखनऊ से बड़ा होगा, पूरी प्लानिंग के साथ हम जा रहे हैं। लड़ेंगे या मरेंगे या जीतेंगे, क्योंकि सच के लिए लड़ रहे हैं। और संपर्क सूत्र मैंने दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे मैंने ये सब डाल रखा है, आप वहां देख लीजिए। आप उन पे फोन करके आप संपर्क कर लीजिए। मैं आप लोगों से वहां मिलते हुए आगे जा रहा हूं। गुजरात में घूमने नहीं जा रहा, गुजरात आप लोगों के लिए इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ हमारे आंदोलन को दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही, वहां मुख्यमंत्री जी सीनियर ऑब्जर्वर है, वहां रघु शर्मा जी हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को गुजरात में प्रभारी बनाया गया है, वो लोग तमाम लोग वहां रहेंगे, क्योंकि नवंबर में चुनाव है, सितंबर अक्टूबर में क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेन मुखिया रहेंगे, तो वहां रहेंगे। जो वहां जाके किस तारीख को हम तय कर लेंगे कि रघु शर्मा जी की रैली में कौन विरोध करने जाएगा, वह उस मंत्री के रैली में कौन जाएगा, धर्मेंद्र राठौड़ जी होंगे उनके पास कौन जाएगा, मुख्यमंत्री रहेंगे, वहां पूरी हम रणनीति 21 तारीख को तैयार करेंगे। क्योंकि मजबूरी में है, हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वहां तमाम नेता रहेंगे, हम वहां जाएंगे। क्योंकि वहां पुलिस भी नहीं रहेगी, पुलिस गुजरात की रहेगी, राजस्थान की पुलिस तो यहाँ कुछ नहीं करने दे, वहां सुरक्षा भी कम होगी, हम आराम से वहां जा सकते हैं, मिल सकते हैं, कह सकते हैं ये आपका लिखित समझौता, ये लखनऊ समझौता, आपका ये समझौता, हमारी ये मांगे। तो टक्कर बड़ी होगी, हंगामा बड़ा होगा, और बहुत रोचक मुकाबला होगा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ वहां बवाल मचे उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अभिभावक है, बुलाइए, समस्या को हल करवाइए। आप बैठोगे, वार्ता करोगे तो समस्या का हल भी हो जाएगा, और यह बेरोजगार को न्याय मिल जाएगा। आपने कई अच्छे काम किए, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे कई काम भी किए हमारे, जो हम उनके आभारी है, धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ काम आपके आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है, आपके कहे अनुसार जो आपने निर्देश दिए उनकी पालना नहीं हो पा रही, तो ऐसे में यौम आक्रोश है। अब आशा करते हैं कि विवाद न हो, और आप जरूर सुनेंगे, और हमारी मांगे नहीं सुनेंगी तो हमें मजबूरन गुजरात जाना पड़ेगा, बवाल होगा, उसकी जिम्मेदार राजस्थान के कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार होगी। लैब असिस्टेंट की बात रखेंगे, जेल प्रहरी की वैकेंसी की मांग है। एक बार फिर देखो, मैं कहीं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, किसी बेरोजगार को मिलना हो, कोई मांग रह गई हो, कुछ मांग उठानी हो,
तो संडे को 12 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में सभी युवाओं से मुलाकात करूंगा। आज के लिए मैंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे डाला था कि आज मुलाकात करूंगा। आज काफी विद्यार्थियों से मैंने मुलाकात आज की भी है और कई लोगों की समस्या को हल करवाने की कोशिश की है उनके साथ जाकर। और संडे को आप लोग मिलिए, संडे को जो भी समस्या आपकी नोट करूंगा, लिखूंगा, क्योंकि जब गुजरात जाएंगे तो उसमें भी आपकी मांग शामिल करेंगे। जहाँ सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी वहां भी आपकी मांग रखूंगा। जो भी समस्या है आप गूगल पे लिखोगे राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ तो लोकेशन आ जाएगी। आप कार्यालय 12 बजे पूछिए, संडे को मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और जो भी, क्योंकि कई बार लाइव लंबा हो गया, कई चीजें मैं भूल भी जाता हूँ यार, पूरे दिन भर आप लोगों के लिए भागता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपकी आवाज उठाऊंगा। जो भी चीजें मुझे बताना, क्योंकि कई लोग और भी आ रहे हैं। तो संडे को आप लोगों से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में 12 बजे मुलाकात करूंगा। अपनी मांग वहां रख सकते हो। मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। जब आपके साथ सड़कों पे सो सकता हूँ, आपके साथ लाठियां खा के जेल जा सकता हूँ। मैं वो नेता नहीं हूँ जो आप लोगों ने एमएलए सांसद जो आपने बना के भेज दिया, चुनकर उनको एसीओ गाड़ियों में बिठा दिया, एसीओ कमरे में सुला दिया, वो लोग गायब हो गए। मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी। जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। आपके साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। गुजरात में जाएंगे, रहेंगे, इंटर्नशिप रद्द हो, यह भी बेरोजगारी भत्ते में, ये भी रहेंगे। एग्रीकल्चर वाली 2 दिन बाद फिर मैं जाऊंगा। विशेष शिक्षकों को मैं बोल चुका हूँ। ये लाइव बहुत लंबा हो चुका है। आप फिर एक और युवा तक कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात, आप सबसे युवाओं से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।